IRCC कनाडा की जो इमिग्रेशन है वो इतने सारे चेंजेस करती है, 100-200 चेंजेस हो चुके हैं पिछले एक साल में। उसमें से 10 ऐसे कुछ चेंजेस हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आप 2026 या 2027 में अपनी कनाडा की PR प्लान कर रहे हो। ये रहा मेरा PR कार्ड, मेरी PR हो चुकी है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये जो अच्छे लोग आप लोग वीडियो देखते हो, आपको सारी फ्रेश, न्यू, रेलेवेंट, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जल्दी से इस वीडियो से मिल जाए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इन। सबसे पहले एक वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होती थी ऑक्यूपेशनल कैटेगरी के अंदर। वो पहले 6 महीने होती थी। कौन कौन सी कैटेगरी थी? हेल्थ केयर, स्टेम, ट्रेड्स, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, जिसमें कुछ कैटेगरीज ऐसी थी जिसमें 6 महीने के एक्सपीरियंस के बाद आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती थी। अब उस एक्सपीरियंस को बिना कोई बड़ी अनाउंसमेंट करे 12 महीने कर दिया गया है, फ्रॉम 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स। नाउ इससे प्रॉब्लम क्या हुई है कि जो लोग 5वें महीने पे बैठे थे, सोच रहे थे 2 पेचेक और आएंगे और मैं PR डालने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, दे आर लॉक्ड आउट until 6 months। अगले 6 महीने के लिए वो PR के बारे में सोचेंगे भी नहीं, ठीक है? उनके लिए ऑप्शन ही खत्म कर दिया। However, at the same time IRCC ने एक छोटी सी अपडेट और दी है इसी के रिगार्डिंग, एंड मैं एग्जैक्टली आपको पढ़ के बता देता हूँ वो क्या अपडेट है। The 12-month experience doesn't need to be continuous। मतलब एक कंटिन्यूस एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, ब्रोकन हो सकता है। You can accumulate them through full time or equivalent part time work and the experience can be gained in Canada or abroad। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, ये आप और आपका रजिस्टर्ड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपस में बात करो, एक मीटिंग करो एंड देखो कि भाई इसको क्या हम अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। IRCC के इस नए अपडेट को जो समझदार लोग होंगे वो समझ गए होंगे। दूसरा, ये मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो में भी बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग देके आप लोग को बोला था कि जब आप अपना एक्सपीरियंस लेटर बनवाते हो अपने एम्प्लॉयर से, बनवाते हो मतलब आपका एम्प्लॉयर जब आपके लिए एक्सपीरियंस लेटर लिखता है, जब आप उसको बताते हो कि भाई मैं अपनी PR की फाइल लगा रहा हूँ, मुझे एक एक्सपीरियंस लेटर दे दो प्लीज, मैं यहाँ पे क्या क्या काम करता हूँ, तो यूजुअली ये होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो नॉक ड्यूटीज कॉपी करता है, दे तेरा ChatGPT free subscription.com, उसमें डाला, उसे लिख दिया पैराफ्रेज कर दे भाई, और उसको पैराफ्रेज थोड़ा बहुत हिला के उसको आपके एक्सपीरियंस लेटर में डाल देता है। नाउ IRCC इज कैचिंग अप एंड हियर्स द क्वेश्चन, आपका एम्प्लॉयर जिसका इमिग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो IRCC की वेबसाइट से नॉक कोड, जो ESDC की वेबसाइट है, उसके नॉक कोड की जॉब ड्यूटीज क्यों कॉपी पेस्ट कर रहा है? तुम अपने जो तुम एक्चुअल काम कर रहे हो वो क्यों नहीं लिख रहे? अगर तुम अकाउंटिंग टेक्नीशियन हो, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, हो सकता है तुम अकाउंट्स पेएबल में ज्यादा काम करते हो 80%, हो सकता है तुम अकाउंट्स रिसीवेबल में 80% काम करते हो सकता है तुम पेरोल में ज्यादा काम करते हो, तो भाई तुम जो अकाउंटिंग टेक्नीशियन की ESDC वेबसाइट पे जो जॉब ड्यूटीज है वो क्यों लिख रहे हो? तुम वो लिखो कि तुम जो ज्यादा काम करते हो, क्या पता तुम GST का काम ज्यादा करते हो अपनी कंपनी में, तो तुम वो ड्यूटीज लिखो। IRCC AI यूज कर रही है, उसके बारे में भी बताऊंगा, बट देयर इज नो बिजनेस ऑफ योर कंपनी टू कॉपी द IRCC's नॉक ड्यूटीज, ठीक है? वो लिखवाओ जो आप एक्चुअली में काम कर रहे हो, विच ऑब्वियसली इज इन लाइन विद योर टाइटल एज पर ESDC, जिसमें बहुत ब्रॉड लिस्ट ऑफ वो अवेलेबल है। अगेन, मेरी खुद की PR मैंने एक RCIC के साथ फाइल करी थी। आई डोंट रिकमेंड टू एनीवन कि भाई खुद से खुद भी मत करो, ठीक है? मीट अ नाइस RCIC कैसे सेलेक्ट करना है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। पिछले 2 साल से 3 साल से मैंने तुम्हें एक्सप्लिसिटली बोल बोल के मैं थक गया हूं। इससे पहले जो इमिग्रेशन मिनिस्टर थे मार्क मिलर जी, वो बोल बोल के थक गए। But this is actually a really important component because it has the capacity of doubling the number of people that come to this community, especially if they're speaking French and want to be part of those communities. अब जो नई इमिग्रेशन मिनिस्टर आई हैं, लीना डियाब जी, वो भी बोल बोल के थक गई हैं। वैसे अभी थकी नहीं है वो, लेकिन वो काफी बार उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है कि फ्रेंच वालों को PR दी जाएगी। That means IRCC will continue to hold invitation rounds to select candidates with strong French skills, as well as those with work experience in the following fields. जो फ्रेंच सीखेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, उसको प्रसाद दिया जाएगा, ठीक है? लेकिन तुम मानते नहीं हो, तुम सीखते नहीं हो। भाई देखो, आई लव कनाडा, ठीक है? आई लव कनाडा, मुझे कनाडा में रहना है, ठीक है? आई वांट टू लिव इन कनाडा। मुझे जब तक मैं मरूंगा तब तक मैं कनाडा में ही टैक्सेस पे करूंगा, ठीक है? ठीक है, जब तक मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। बट अगर मेरे पास CEC वाला ऑप्शन नहीं होता, मेरे पास कनेडियन एक्सपीरियंस नहीं होता, और मेरे पास मैं 12वीं करके कनाडा आया होता, या फिर मेरे पास 1 साल का डिप्लोमा होता, कुछ भी ऐसी मेरी सिचुएशन होती, फ्रेंच तो क्या, मैं जो कनाडा की गवर्नमेंट बोलती
डेफिनेटली आई वुड डू दैट, वट एवर द कनेडियन गवर्नमेंट वांट्स आई वुड डू दैट टू गेट माई PR, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये कार्ड से जो मुझे मेंटल पीस है ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस, ठीक है। अच्छा चलो एक नंबर्स के बहाने से समझो। 17 दिसंबर 2025 को 2 ड्रॉ आए थे बैक टू बैक, ठीक है। एक ड्रॉ आया था कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास वालों का, जो यहाँ कनाडा में जॉब कर रहे हैं, 1 साल से नॉक की जॉब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इंटरव्यू दे के जिन्होंने जॉब ली है और 1 साल से कर रहे हैं। उसके अंदर 5000 इन्विटेशन आए थे और CRS कट ऑफ था 515। सेम टाइम पे फ्रेंच का ड्रॉ आया था जिसके अंदर 6000, मतलब CEC से भी ज्यादा, उसमें 5000 थे जिसमें 6000 इनवाइट आए थे एंड जो स्कोर था दैट वाज 399। अब अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा कि भाई PR कैसे मिलेगी, तो नंबर्स से बता दिया, वर्बली बोल के बता दिया, एक्सप्लिसिटली बोल के बता दिया, मैंने भी बता दिया, मैं क्या करता मैंने ये भी बता दिया। अब भी नहीं समझ आ रहा तो भैया थोड़ा मुश्किल है आपका PR होना, ठीक है। नेक्स्ट, IRCC AI को और ज्यादा यूज कर रहा है आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करने में। वैसे तो IRCC 2018 से सम लेवल ऑफ AI यूज कर रहा है, बट अगर आपके पास एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इतने अमेजिंग AI टूल्स की एक्सेस है, तो आप सोचो गवर्नमेंट के पास किस लेवल के टूल्स की एक्सेस होगी, ठीक है। तो ये जो पुराने स्कैम चलते थे ना, एडिटेड बैंक स्टेटमेंट्स कर दी, या ये बेसिक वाले जो स्कैम चलते थे लेवल 1 के, ये तो आप भूल ही जाओ, ठीक है। यहाँ तो बहुत इजीली पकड़ हो रही है। दूसरा ये हो रहा है कि AI से आपकी एप्लीकेशन ट्रायज होके ना, इट्स बीइंग मार्क्ड एज हाई रिस्क या लो रिस्क। ऑल्दो IRCC सेइंग कि कोई भी फाइनल डिसीजन, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग ही लेगा, AI कभी आपकी फाइल पे डिसीजन नहीं लेगा, बट आपकी फाइल कैटेगराइज AI कर देगा। तो यार मैं हूं पीयूष, मैं हूं दुनिया का सबसे अनबायस्ड इंसान, मेरे से ज्यादा अनबायस्ड इंसान कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में। अगर मेरे सामने 2 फाइल आएगी, एक फाइल पे लिखा है लो रिस्क, एक फाइल पे लिखा है हाई रिस्क, तो आप बताओ क्या मेरे दिमाग में 0.01% का बायस आ सकता है, ठीक है। 100 में से एक बार तो बायस आ सकता है ना। तो ये इस पे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी मांगी जा रही है। जितने भी RCICs वगैरह हैं वो बोल रहे हैं कि भाई हमें बताओ कि एग्जैक्टली AI किस तरीके से यूज हो रहा है, क्या इफेक्ट है। अगेन अभी इस पे ट्रांसपेरेंसी कम है कि क्या AI का बायस है या AI अनफेयरली ट्रीट कर रहा है या फेयरली ट्रीट कर रहा है, वी डोंट नो, बट IRCC इज यूजिंग स्ट्रॉन्ग AI टू प्रोसेस योर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो बी केयरफुल। अगला जो मेजर चेंज है वो ये है कि अगर कोई आज भी आपको सपने दिखा रहा है कि कनाडा में स्टार्टअप वीजा आपको दिलवा देंगे, हमें कुछ हजारों डॉलर दे दो और हम आपका कनाडा में बिजनेस वाला कुछ स्टार्टअप वीजा, कुछ भी ऐसा दिखा रहा है ना, तो जरा मैं आपको बता दूं कि IRCC ने एक अपना डेटा रिलीज किया था जिसके अंदर 44,000 पेंडिंग केसेस हैं जिस पे IRCC को डिसीजन लेना है एंड एनुअल प्रोसेसिंग टारगेट 500 है। जस्ट डू द मैथ्स, एक साल में 500 प्रोसेस होंगे, 44,000 पेंडिंग है। तो अगर मैं 44,000 को 500 से डिवाइड करूं तो जो अप्रोक्सीमेटली आता है 90, तो आपकी फाइल पे डिसीजन आएगा अप्रोक्सीमेटली 90 साल बाद। तो अगर आज आप 30 साल के हो और कोई स्टार्टअप वीजा के नाम पे आपसे पैसे ऐट रहा है, ठीक है, तो 30 + 90 इज 120, तो 120 साल के जब आप होगे तब आपकी फाइल पे डिसीजन आएगा। ये कोई जोक नहीं है, ये IRCC का डेटा है, मैं अपने मन से नहीं बना रहा, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली कुछ फाइल्स का डिसीजन पहले भी आ जाता है अगर कुछ प्रायोरिटीज होती हैं IRCC की, तो बिटवीन 50 मंथ्स से लेकर के 10 साल के बीच आप एक रियलिस्टिक टाइमलाइन मान लो कि कनाडा की गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटीज हैं, किस सेक्टर में चाहते हैं कि स्टार्टअप्स खुलें। तो अभी जैसे मार्क कार्नी ने बताया था कि कुछ फील्ड्स हैं जैसे कि AI, मिलिट्री, डिफेंस एंड बहुत सारी है, यू कैन रीड अबाउट इट। तो अगर वहां पे स्टार्टअप्स हैं तो दे विल गेट अ फास्टर डिसीजन एज कंपेयर टू जो ये रेगुलर होटल खरीद लो, पेट्रोल पंप खरीद लो, जो ये वाले सिस्टम है ना। बी केयरफुल, मैं ये नहीं किसी को गलत या सही नहीं बोल रहा, आई एम जस्ट सेइंग अगर आप इफ यू आर पेइंग समबडी तो एक बेसिक गूगल IRCC पे जाके प्रोसेसिंग टाइम तो आप भी देख सकते हो, है ना। इतने लिटरेट एंड एजुकेटेड तो आप भी हो। नेक्स्ट, PGWP एलिजिबल जो फील्ड्स हैं, आपको पता होगा अभी लास्ट टू लास्ट ईयर ये चेंज आया था। PGWP अब उन्हीं कोर्सेज को मिलेगा जो IRCC की एलिजिबल लिस्ट में होंगे। नाउ 2025 में क्या हुआ था कि ये लिस्ट चेंज हुई, फिर इमीडिएटली इन्होंने रिवर्ट कर दी, तो बहुत ज्यादा ना केओस एंड कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। IRCC ने अनाउंस किया कि 2026 के लिए ये जो एलिजिबल फील्ड्स हैं दे आर फ्रोजन, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम और केओस कॉज नहीं करेंगे। तो अगर आप इफ यू आर समबडी हु इज प्लानिंग टू, देन यू कैन बी अश्योर्ड कि 2026 के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से दीज PGWP एलिजिबल फील्ड्स विल रिमेन द सेम एज पर IRCC। अप्रोक्सीमेटली 1107 एलिजिबल स्ट्रीम्स है। मैं सारी तो आपको नहीं दिखा सकता, मैं आपको बेसिक कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे लगा देता हूँ, आप खुद से भी जाके इसको पढ़ सकते हो। एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप पढ़ो। आप $50,000 लगाने वाले हो, कनाडा आने वाले हो, तो एटलीस्ट डू सम बेसिक रिसर्च
ऑन योर ओन, ठीक है। अगला, आपने शायद इसके बारे में बहुत सारी हाइप सुनी होगी कि TR to PR आ रहा है, मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया, 33,000 कुछ लोग हैं, मतलब एक 30 वर्ड से लेस बोले थे मिनिस्टर ने, शी स्पोक लेस देन 30 वर्ड्स, एंड उसके अगेंस्ट में ना 3,000 रील्स और यूट्यूब वीडियोस बन गई है। मैं कभी भी इस वाली हाइप टाइप की वीडियो नहीं बनाता कि जब तक कोई कॉन्क्रीट कोई पॉलिसी ना आ जाए। पॉलिसी पे मैं 100 वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये जो स्पीचेस और ये बयानबाजी है ना, इसके पीछे इतना ज्यादा इसको सीरियसली मत लिया करो। जब तक IRCC पॉलिसी अनाउंस नहीं करती, चिल, रिलैक्स, ठीक है। जब तक पॉलिसी ऑफिशियली नहीं आएगी तब तक ये सब बातें हैं, मिनिस्टर्स अपनी बात से पलट जाते हैं। यस, देयर आर 33,000 पीपल जिनको, जो अभी कनाडा में हैं, जिनको PR दी जाएगी, जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होगी, ठीक है, उसके हिसाब से। एंड जैसे ही गवर्नमेंट ये एग्जैक्ट क्राइटेरिया अनाउंस करेगी अप्रैल में, फॉर श्योर मैं वो 33,000 लोगों के लिए TR to PR वाली वीडियो पूरे डिटेल के साथ एनालाइज करेंगे हम साथ में बैठ के, मैं वीडियो बना दूंगा। एक और अच्छा अपडेट है जो आई थिंक आपको पता होना चाहिए इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन कनाडा, कि जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो PAL और TAL जो है, जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर है, उससे आप एग्जेम्प्ट हो। अगर आप मास्टर्स या डॉक्टरल प्रोग्राम में आ रहे हो और पब्लिक DLI में आ रहे हो तो आपको प्रोविंशियल और टेरिटोरियल अटेस्टेशन लेटर की कोई जरूरत नहीं है स्टडी परमिट अप्लाई करने के लिए। अब ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कैप है उसमें से भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो जो ESL कोर्सेज होते थे, जो शॉर्ट कोर्सेज होते थे, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, तो उसके लिए बहुत सारे बच्चे आते थे। ESL के लिए पहले पूरे 1 साल का परमिट मिल जाता था, बट अभी ऐसा होगा कि जिस दिन आपका ESL कोर्स खत्म होगा उसके 90 डेज एडिशनल आपको परमिट मिलेगा, उसके बाद आपको कनाडा छोड़ के जाना पड़ेगा, या फिर आप नया स्टडी परमिट लो, वर्क परमिट, जो भी परमिट में आप कन्वर्ट कराना चाहते हो उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको याद हो 2024 में जो फेडरल गवर्नमेंट थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने बहुत ज्यादा PNP अराउंड 50% करीब रिड्यूस कर दी थी। बहुत सारे PNP प्रोग्राम्स भी बंद कर दिए थे, बट धीरे धीरे इट्स बैक टू ट्रैक, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अराउंड 66% इंक्रीज है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर PNP एलोकेशन में। ऑल्दो पब्लिक में सारे जो प्रीमियर्स हैं वो सब बोलते रहते हैं कि इमिग्रेशन ज्यादा है, ये है वो है, बट बैकग्राउंड में ये सब फेडरल गवर्नमेंट से बोलते हैं कि जी हमें ज्यादा इमिग्रेंट चाहिए, तो जरा हमारा PNP एलोकेशन थोड़ा सा बढ़ा दो ताकि हम अपनी चॉइस के इमिग्रेंट अपने हिसाब से सिलेक्ट कर पाए। जो भी जिस भी प्रोविंस की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो PNP के रूल्स ट्वीक करते रहते हैं। बट यस, PNP एलोकेशन इज स्लोली इंक्रीजिंग, बट नॉट एट द लेवल जैसे पहले क्रेजी था 2023-2024 में। जिसको PNP नहीं पता, PNP अगर आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिल जाता है तो आपको एडिशनल 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, जिससे आप प्रोविंस के बेसिस पे आप PR ले सकते हो। बहुत सारी स्ट्रीम होती है, अगेन बिग टॉपिक, बट एक बेसिक मैंने आपको बता दिया रिसर्च करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ बदमाशी चल रही थी नॉन अकम्पनिंग स्पाउस के नाम पे। बदमाशी कैसे चलती थी ये भी बता देता हूँ। पर हस्बैंड एंड वाइफ है, जिसमें से एक इंसान PR की फाइल डालेगा, एंड जब उससे पूछा जाएगा आपका स्पाउस कहाँ है, तो वो बोलेंगे कि जी मेरा स्पाउस नॉन अकम्पनिंग है, वो कनाडा में नहीं है। ऑल्दो वो कनाडा में है, लोग झूठ बोलते थे प्रोफाइल बनाते हुए, एंड फिर जब इनवाइट आ जाता था तो सडनली अपडेट कर देते थे कि ओ मेरा स्पाउस तो आ गया। तो उससे ये होता था कि आपके, अगर आपका स्पाउस नहीं है साथ में तो आपके पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं। तो ये वाला जो चीज थी ना, इस पे IRCC इज क्रैकिंग डाउन, स्ट्रेट अप रिफ्यूजल दे रही है कि भाई आपने झूठ बोला। ये एक लूप होल हुआ करता था जो IRCC धीरे धीरे क्लोज कर रही है। ऐसा कोई लूप होल नहीं जिसका लोग फायदा ना उठाएं, एंड धीरे धीरे सरकार इवेंचुअली दे कैच ऑन एंड दे आर क्लोजिंग द नॉन अकम्पनिंग स्पाउस लूप होल। अगर आप, इफ यू आर समबडी जो सोच रहे हैं कि मैं ही पहला इंसान हूं जिसको ये नॉन अकम्पनिंग स्पाउस वाला आइडिया आया है, बाद में हम चेंज कर देंगे, क्या पता पहले किसी का चल गया हो। अभी मैं एक्सप्लिसिटली आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे केसेस लिंक्डइन पे लॉयर्स जो हैं, RCICs है, वो मेंशन करते हैं कि नॉन अकम्पनिंग स्पाउस के रिजेक्शंस आ रहे हैं, एंड फिर लोग उनके पास आते हैं अपनी फाइल लेके कि जी मेरा तो ये हो गया, बताओ क्या करूं, मेरे पे 5 साल का बैन लग गया मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए, या बहुत सारे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मैंने मेरी PR की टाइमलाइन, मेरी PR की स्टोरी, मेरी PR कैसे हुई, मेरे PR में कितने डॉलर लगे, लॉयर कैसे सेलेक्ट करे, मैंने ये सारी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप PR का प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हो, आई हाईली रिकमेंड आप जाके वो वाली वीडियोस देखो, आपको मैं बहुत सारी गलतियां करने से बचा सकता हूं। थैंक यू सो मच। इस सारी वीडियोस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड यहाँ पे वीडियोस भी लिंक कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।